नमस्कार मित्रों, RVISPCS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जैव प्रौद्योगिकी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कोशिका के बारे में जानेंगे, बेसिक की जानकारी। कोशिका में हमको ज़्यादा से ज़्यादा जानना है DNA के बारे में, RNA के बारे में, और इसी DNA का प्रयोग करके बायोटेक्नोलॉजी में विभिन्न प्रकार के हम कार्य कर सकते हैं। जैसे चिकित्सा क्षेत्र में हम विभिन्न इनोवेशन कर सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। बहुत गंभीर बीमारियों का इलाज बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है। आइए सबसे पहले हम कोशिका जानते हैं। क्या है कोशिका? हम सब जानते हैं कि कोशिका है शरीर की कोशिका क्या है? शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। आप घर देखते होंगे, घर कैसे बनता है? घर छोटे छोटे ईंटों को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है। उसी प्रकार हमारा शरीर, पशुओं का शरीर, पादपों का शरीर, जो उनकी बॉडी है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यही कोशिकाएं सबसे छोटी होती हैं, सबसे मिनिमम कार्यात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई कहलाई जाती है। तो कोशिका में सभी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। अगर हमारी जो कोशिकाएं सही तरीके से काम कर रही हैं तो हम स्वस्थ हैं, और हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर जो जैव रासायनिक क्रियाएं सही तरीके से नहीं हो रही हैं तो हम अपसेट हो जाएंगे, बीमार हो सकते हैं। तो आइए, कोशिका क्या होती है? कोशिका एक इकाई है, शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका चारों ओर से घिरी होती है एक झिल्ली से, जिसे सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली जिसे हिंदी में कहते हैं। तो ये कोशिका झिल्ली है। पादपों में इसी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक झिल्ली होती है, जबकि जीव जंतुओं में, मनुष्यों में ये झिल्ली नहीं पाई जाती है, दूसरी वाली झिल्ली। इस दूसरी झिल्ली को सेल वॉल कहते हैं। कोशाभित्ति, कोशिका भित्ति, कोशाभित्ति लिख देता हूँ मैं, सेल वॉल कहा जाता है। सेल वॉल यह केवल पादपों में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली के अंदर जो ये एरिया है, इसमें डॉट 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 हम बना दे रहे हैं, ये पूरा आपको जो दिख रहा है ये कोशिका द्रव्य है। साइटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में बहुत कुछ पाया जाता है। इसके अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक इधर राइबोसोम होता है, ER, गाल्गी बॉडीज होते हैं, है ना। बहुत से अंदर अंगक पाए जाते हैं। हमें मतलब है केंद्रिका से, केंद्रक के अंदर भी एक छोटा सा केंद्रिका होती है। तो केंद्रक से हमारा मतलब है, क्योंकि हमारा पढ़ने का विषय है जैव प्रौद्योगिकी, और केंद्रक के अंदर पाया जाता है DNA, जो कि डबल हेलिक्स मॉडल पर आधारित है। इसी DNA की संरचना को हम जानते हैं, क्या देखते हैं क्या है ये DNA क्या है? DNA जिसका निर्माण हिस्टोन प्रोटीन से होता है, वह DNA है। DNA में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। देखिए, पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में जो DNA पाया जाता है, मनुष्यों में इस DNA की संख्या निर्धारित होती है। अन्य जंतुओं में DNA की संख्या अलग होती है, मनुष्यों में अलग होती है। मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसी DNA के बारे में हम जानते हैं। DNA बना है हिस्टोन प्रोटीन, और DNA से बनता है गुणसूत्र। गुणसूत्र का निर्माण DNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। आपसे पूछा जा सकता है
तो हिस्टोन प्रोटीन किसका निर्माण करती है? गुणसूत्र का निर्माण करती है। तो आइए डीएनए की संरचना देखते हैं। क्या है डीएनए की संरचना? देखिए 1953 में वाटसन एंड क्रिक महोदय द्वारा डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का आविष्कार किया था, मतलब खोज की थी इन्होंने। ये देखिए, ये डीएनए में जो ये लेयर है, ये बाहर आपको दिख रहा है, ये पेंटोस शर्करा की बनी होती है। और इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, ये अंदर का जो बॉडी दिख रहा है, बॉन्ड बन रहे हैं, इसे नाइट्रोजनी क्षार कहे जाते हैं। ये डीएनए में अलग होता है और आरएनए में अलग होता है। क्या क्या अलग होता है ये हम जानेंगे। पूरा बॉन्ड नहीं बना दे रहे हैं। तो ये आपको डीएनए की संरचना दिख रही है। नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनी क्षार, ये एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। डीएनए में ये नाइट्रोजनी क्षार 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। इसके जुड़ने का क्रम डीएनए में निश्चित होता है। एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से बॉन्ड बनाएगा डीएनए में। डीएनए की संरचना है ये। तो यहाँ पर देखिए ए और टी का संबंध है, इधर ग्वानिन साइटोसिन का, ए टी जी सी, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो इस क्रम से ये डीएनए संरचना आपको देखने को मिलती है। इसी डीएनए में गुणसूत्र जीन पाए जाते हैं। जीन, ये जो एक क्रम होता है, इन्हीं क्रम को जीन कहा जाता है। यही जीन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही जीन बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस जीन के अध्ययन के लिए सरकार द्वारा भी बहुत सा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 1993 के दशक में, जो लगभग 2003 तक चला था। मतलब मनुष्य के जीन को जानने का प्रोजेक्ट। हमारे शरीर में कितने प्रकार के जीन हैं, क्या कार्य करते हैं, इस प्रोजेक्ट को ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहा जाता है। और ये सरकार द्वारा, तब विश्व की सरकार द्वारा, भारत की सरकार द्वारा भी यह लागू किया गया था और इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया। तो ये देखिए डीएनए की स्ट्रक्चर आपने देख लिया। नाइट्रोजनी बेस, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन डबल बॉन्ड, ग्वानिन, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं। और ये जो आपको लड़ी दिख रही है, मुड़ी हुई लड़ी, यह पेंटोस शर्करा से बनी हुई है। पेंटोस शर्करा, ठीक है। तो डीएनए की संरचना भी देख ली। आइए आरएनए की संरचना भी देख लेते हैं। डबल हेलिक्स संरचना होती है डीएनए की। आरएनए की संरचना सिंगल लड़ी होती है। देखिए ये आरएनए है। अब इसमें जो नाइट्रोजनी बेस होता है वो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिन। थाइमिन इसमें नहीं होता। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिन, है ना। तो अब इसमें जो बॉन्ड बनेगा एडेनिन का यूरेसिल से और ग्वानिन का साइटोसिन से, ये आरएनए की संरचना है। डीएनए अर्थात डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो
न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये आरएनए की संरचना है, सिंगल हेलिक्स संरचना आरएनए की आपने देखी। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? हमने देखा कोशिका में जो साइटोप्लाज्म है उसमें विभिन्न अंगक पाए जाते हैं। उन अंगक में एक अंगक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो अंगक कौन सा है, जरा देख लेते हैं। कोशिका केंद्र के बाहर इस तरह की स्ट्रक्चर अंतःप्रद्रव्य जालिका कही जाती है। ER अंतःप्रद्रव्य जालिका। इस जालिका का एक काम ये भी है कि कोशिका को मजबूती प्रदान करती है। इस अंतःप्रद्रव्य जालिका में गोल गोल संरचना आपको देखने को ये मिल रही है। ये गोल गोल संरचना क्या है? राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम का क्या काम है? राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस ऐसे नहीं होगा, इसके लिए विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो हमने जान लिया कि केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, डीएनए पाया जाता है ना। गुणसूत्र का निर्माण हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से होता है। डीएनए की संरचना हमने जान ली, आरएनए की संरचना जान ली। अब आइए बायोटेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हैं। डीएनए पुनः संयोजी तकनीक, डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमको जानना है, और कैसे प्रोटीन का निर्माण होता है इसे भी हमको जानना है। देखिए, हम भोजन जो करते हैं उसमें हम प्रोटीन लेते हैं। जब हम प्रोटीन लेंगे तो प्रोटीन टूटेगा अमीनो अम्ल में। इसी अमीनो अम्ल का प्रयोग हम प्रोटीन सिंथेसिस में करते हैं जब प्रोटीन का निर्माण शरीर में होता है। तो ये कैसे होगा इसे हम बताएंगे भी। उससे पहले जान लेते हैं कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। आरएनए हमने बताया सिंगल हेलिक्स संरचना है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए एक मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, 3 प्रकार के देखिए आरएनए। अब प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? देखिए, ये कोशिका है, ये केंद्रक है। केंद्रक में आपने देखा यहाँ पे डीएनए दिख रहा है। डीएनए में यहाँ पर जीन, लगभग 20,000 प्रकार के जीन पाए जाते हैं। इनमें प्रोटीन निर्माण का जो जीन है, यहाँ मान लीजिए ये है प्रोटीन निर्माण का जीन। अब ये जीन आदेश करता है मैसेंजर आरएनए को, मैसेंजर आरएनए प्रोटीन का निर्माण कीजिए। मैसेंजर आरएनए को आदेशित किसने किया? जीन ने। केंद्रक के अंदर जो डीएनए के अंदर सीक्वेंस है जीन का, प्रोटीन निर्माण का, वह जीन आदेश करता है मैसेंजर आरएनए को कि आप प्रोटीन का निर्माण कीजिए। इस क्रिया को, इस कथन को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन। अब मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? क्योंकि व्यक्ति द्वारा प्रोटीन भोजन के रूप में लिया गया है। प्रोटीन जब शरीर के अंदर जाएगा तो प्रोटीन अपने अवयवों में, घटकों में टूटेगा। प्रोटीन की इकाई क्या है? प्रोटीन की इकाई अमीनो एसिड है।
प्रोटीन जब पचता है, टूटता है, तो अमीनो एसिड में टूटता है। अमीनो एसिड हमारे पास है ही है, भोजन के माध्यम से प्राप्त किया ही है। तो यहाँ जीन ने आदेश मैसेंजर आरएनए को कह दिया है, ट्रांसक्रिप्शन कर दिया है कि प्रोटीन का निर्माण करना है। अब फिर जो ट्रांसफर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए हमारे शरीर में जो अमीनो एसिड भोजन के माध्यम से टूटकर, प्रोटीन जो टूटकर मिली है वो मिलती है, उसको मजदूर की भांति लाकर आरएनए को दे देता है, राइबोसोमल आरएनए को दे देता है। कौन क्या देता है? आदेश जीन ने दिया मैसेंजर आरएनए को, चलो प्रोटीन का निर्माण करो। मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए को कहता है कि भाई जाओ अमीनो एसिड लेकर आओ। ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड लेकर आ जाता है। कहाँ से? शरीर से। अमीनो एसिड की व्यवस्था करके आरएनए को दे देता है। अब राइबोसोमल आरएनए, यह अमीनो एसिड जो भी इसको प्राप्त हुए हैं, अमीनो एसिड प्लस 2 बार ए लिख दिया, मतलब अमीनो एसिड ये भी है। अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड दोनों को जोड़कर प्रोटीन का निर्माण देखिए कर देता है। कौन? राइबोसोमल आरएनए। तो ये प्रोटीन निर्माण की क्रिया आपने देखी। तो पहली जो क्रिया है जीन द्वारा मैसेंजर आरएनए को आदेशित करना कि प्रोटीन निर्माण करना, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए के द्वारा प्रोटीन निर्माण की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। अंग्रेजी वाला ट्रांसलेशन नहीं, ये प्रोटीन निर्माण का ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आपने समझ लिया है। अब आइए डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक क्या है। डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक, इसमें इस टेक्निक में दो डीएनए हैं। किसी डीएनए में कुछ गुण अधिक अच्छे हैं, किसी डीएनए में कुछ गुण खराब हैं। तो इसी में हम देखेंगे डीएनए पुनः रिकॉम्बिनेशन, माने पुनः संयोजी तकनीक, अर्थात डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक। ये क्या है? दो अलग अलग डीएनए के विशेष गुणों को किसी एक डीएनए में डालकर, मान लीजिए इसके यहाँ पर विशेष गुण पाया जाता, इस डीएनए को यहाँ से काट कर इस डीएनए में लगा दिया गया। यहाँ पर खराब डीएनए है, इस डीएनए को काटकर अलग कर दिया गया। तो दो डीएनए को आपस में मिलाकर बनने वाली संरचना डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक कही जाती है। दो जीवों का डीएनए, यहाँ एक जीव मनुष्य हो सकता है, एक जीव जंतु हो सकता है। ये मनुष्य का डीएनए है, ये जंतु का डीएनए है मान लीजिए। तो दो जीवों के डीएनए को आपस में मिलाकर एक नया डीएनए जब बनता है, नई संरचना जो बनती है, जो मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक होती है, यह तकनीक डीएनए पुनः संयोजी तकनीक कही जाती है। ये मनुष्य का, मानव का डीएनए, ये किसी जीव का डीएनए, ये डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक से बना हुआ डीएनए है। अब इसमें मान लीजिए इस डीएनए में फलाना रोग था, तो उस डीएनए को काट के अलग कर दिया गया। इस डीएनए में मनुष्य आदमी के लिए
वह बीमारी दूर करने का डीएनए इसके अंदर है, या फायदे में हो सकता है, तो इधर का डीएनए इधर कर दिया गया। तो इस तरह डीएनए के हेर फेर से एक नया डीएनए बनाना जो कि मनुष्य के लाभदायक हो, यह तकनीक डीएनए रिकॉम्बिनेशन थेरेपी कही जाती है, टेक्निक कही जाती है। अब इसमें हम बैक्टीरिया का उदाहरण लेते हैं, मनुष्य और बैक्टीरिया का। देखिए, ये है आदमी, मनुष्य है, ठीक है। ये यहाँ पर बैक्टीरिया आपका हो गया, बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसका डीएनए हमने यहाँ बनाया, देखिए। अब बैक्टीरिया का डीएनए बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके डीएनए को इधर हम प्रोसेस कर दें या इधर प्रोसेस कर दें, तो मनुष्य के डीएनए को बैक्टीरिया वाले डीएनए में डालकर जीएम, जेनेटिक मॉडिफाई बैक्टीरिया का निर्माण करते हैं। देखिए, ये जेनेटिक मॉडिफाई बैक्टीरिया बन गया, जो कि मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। कहाँ? विशेषकर चिकित्सा क्षेत्रों में। चिकित्सा क्षेत्रों में तो बहुत ही लाभदायक है। कैसे? मनुष्य को एक बीमारी होती है, डायबिटीज। शरीर में इंसुलिन का निर्माण नहीं होता है। कारण क्या है कि इंसुलिन निर्माण करने का जो जीन होता है वह सही से काम नहीं कर रहा है। अब उस जीन को हटाकर, काटकर बैक्टीरिया में डाल दिया जाता है, हटाकर बैक्टीरिया में डाला जाता है, और बैक्टीरिया इंसुलिन का निर्माण करती है। जीएम मॉडिफाइड बैक्टीरिया इंसुलिन का निर्माण करने में सहायक होती है डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक के मदद से। तो मनुष्य जो इंसुलिन बाहरी रूप से लेता है, वह इसी टेक्निक के माध्यम से बनाई गई इंसुलिन का प्रयोग करता है। वहीं कोई व्यक्ति नाटा हो गया, बौना हो गया, उसका ग्रोथ सही से नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए ग्रोथ हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। शरीर में हार्मोन्स नहीं बन रहा है, तो डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक का प्रयोग करके ग्रोथ हार्मोन्स का निर्माण किया जा सकता है, और इसे कृत्रिम माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से, अन्य किसी माध्यम से शरीर में प्रवेश कराकर शरीर के ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। वहीं बहुत से एंजाइम इसी विधि से बनते हैं। वैक्सीन आपने देखी होगी, अब ऐसी वैक्सीन बन गई है। अब कोरोना वाली वैक्सीन जो है, अभी भारत बायोटेक के द्वारा निर्माण किया गया है, जो कि सीधे नाक से दी जाती है, इंजेक्शन नहीं लगता है। अभी अभी हाल के समय में यह खबर आई है कि इंसुलिन की डोज हम दिन में 3-4 बार लेते हैं। अब ऐसी डोज आ गई है कि हफ्ते में केवल एक बार डोज ली जाएगी, हफ्ते भर काम चल जाएगा। ऐसी इंसुलिन बनने लगी है। अब कैसे बनी है? डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक के माध्यम से यह कार्य हुआ है, क्योंकि सफलतापूर्वक किया गया है। डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक में एक टेक्निक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना यह प्रौद्योगिकी काम ही नहीं कर सकती। क्या प्रौद्योगिकी है? क्रिस्पर Cas9 टेक्निक। तो क्रिस्पर Cas9 टेक्निक है क्या? आइए इसी को जान लेते हैं। ये देखिए, नई टेक्निक पूछा जा सकता है, क्रिस्पर Cas9 तकनीक। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, यहाँ डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक में कहीं का डीएनए काटकर
किसी दूसरे डीएनए में जोड़ा जाता है। काटने और जोड़ने की यह क्रिया क्रिस्पर कैस9 टेक्निक कही जाती है। कैसे? अब मान लीजिए, देखिए हमें इतना डीएनए, इतना जीन हमको काट के, डीएनए का इतना जीन, ये जो जीन का भाग है, ये जीन को काट के हमें इधर जोड़ना है। तो सबसे पहले इधर हमें काटना पड़ेगा। आरी हथौड़ा तो नहीं लगेगा, इसके लिए टेक्निक लगेगी। इसको काटने की जो तकनीक होती है कैस9 तकनीक कही जाती है। डीएनए जीन को काटने की तकनीक जो कि दूसरी जगह जोड़ी जानी है, कैस9 तकनीक से काटी जाती है। इसको जैविक कैंची कहा जाता है, बायोलॉजिकल सीजर्स, जैविक कैंची, इस तकनीक को कैस9 तकनीक। ठीक है। अब जीन का यह, डीएनए का यह भाग काट लिया गया। अब इसे इधर बैक्टीरिया की इधर हमें जोड़ना है, यहाँ पे हमें इसको जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होगी, उसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम, ये क्या है? डीएनए लाइगेज एंजाइम वह तकनीक है जो कटा हुआ जीन आपको प्राप्त हुआ है, उस जीन को हमें दूसरे डीएनए में जोड़ना है। जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है और यह पूरी प्रक्रिया क्रिस्पर कैस9 तकनीक कही जाती है। क्रिस्पर कैस9 तकनीक के बारे में आपने जान लिया। आइए जीन चिकित्सा, जीन चिकित्सा क्या है? यही डीएनए जीन के हेर फेर से, इधर उधर करने से हमारे स्वास्थ्य, हमारे शरीर में विभिन्न होने वाले बीमारियों को दूर करने की यह तकनीक कही जाती है जीन चिकित्सा, जिसमें हम जीन का प्रयोग करते हैं। और किन किन क्षेत्रों में होता है जीन चिकित्सा अमल में लाई जाती है? सबसे पहले हमने आपको बताया था मधुमेह, डायबिटीज के उपचार में डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, जिससे इंसुलिन का निर्माण किया जाता है और इसमें बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बैक्टीरिया और मानव डीएनए के कॉम्बिनेशन से यह मधुमेह का इलाज किया जाता है। दूसरा, और क्या हो सकता है? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में एक तकनीक चल रही है कार्ट सेल जीन थेरेपी। ये केवल ब्लड कैंसर के लिए है, जो कि जीन से संबंधित है। ब्लड कैंसर के इलाज में या फिर अन्य कैंसर के इलाज में भी इस जीन चिकित्सा का अनुप्रयोग हम देख सकते हैं। वहीं SMA क्या है? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, यह स्पाइन से संबंधित और शरीर की मांसपेशियों से संबंधित एक ऐसी बीमारी है जिसमें का कोई इलाज है ही नहीं, लेकिन जीन चिकित्सा के माध्यम से इसका इलाज संभव है, लेकिन बहुत ही महंगा इलाज होता है। इसमें एक बच्चे को जो SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी हो गई थी, उसका इलाज किया गया, वह स्वस्थ हो गया, लेकिन खर्चा लगभग 14 से 15 करोड़ रुपए आया, क्योंकि बहुत ही महंगा था। आम आदमी इसका वहन नहीं कर सकता है, इसीलिए वह बच्चा धीरे धीरे मर जाता है। तो इसका इलाज नहीं है, लेकिन जीन चिकित्सा में इसका इलाज संभव हो गया है। वहीं सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल माने कोशिका, एनीमिया कोशिका का, जो आरबीसी का जो आकार है वो बदल जाता है, सिकल सेल हो जाता है, और इस बीमारी का इलाज भी जीन चिकित्सा में किया जाता है, जीन चिकित्सा से किया जाता है। और
आम इलाज इसका बहुत ही संभव नहीं है, समझिए। वहीं हीमोफीलिया, हीमोफीलिया आप जानते हैं यह आनुवांशिक रोग है जिसका इलाज जीन चिकित्सा के माध्यम से किया जा सकता है। मधुमेह हो गया, और आनुवांशिक, आनुवांशिक भी जीन से संबंधित है। तो अंधापन, जो आनुवांशिक अंधापन है वह भी जीन चिकित्सा के माध्यम से इसका समाधान व्यक्ति पा सकता है। अब डिजाइनर बेबी भी डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक के माध्यम से डिजाइनर बेबी प्राप्त कर सकते हैं। आजकल जिनके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा है तो वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा बुद्धिमान हो, हमारे बच्चे का चेहरा एकदम गोरा हो, भले माता पिता काले हैं, हमारे बच्चे की आंख एकदम ऐश्वर्या राय की तरह नीली नीली हो, हमारे बच्चे की हाइट 7 फुट हो। तो ये कैसे हो सकता है? ये डिजाइन कर सकते हैं डिजाइनर बेबी के माध्यम से, जो कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक में संभव है। होता क्या है इसमें, देखिए चित्र के माध्यम से बताते हैं। ये है पापा, ये देखिए पिताजी हैं ये, और हंस रहे हैं, और ये है मम्मी, मम्मी है और ये पापा हैं, और ये चाह रहे हैं डिजाइनर बेबी, क्योंकि मम्मी की ये इच्छा है, पापा की इच्छा नहीं थी, मम्मी की इच्छा है। तो पापा ने अपना स्पर्म दिया, ये स्पर्म है, और मम्मी का यहाँ अंडा निकला, दोनों का मिलन हुआ तो एक जाइगोट का निर्माण हुआ। क्या बना? जाइगोट। अब इस जाइगोट में जीन चिकित्सा की गई। जीन चिकित्सा मतलब जीन की एडिटिंग की गई। जीन की एडिटिंग माने इसमें कौन, आपने देखा जीन में बाल घुंघराले हैं, माता पिता नहीं चाहते हैं, स्ट्रेट बाल चाहते हैं, उस जीन को हटा के काट दिया गया और बाहर से दूसरा जीन लाकर जोड़ दिया गया जिसके बाल लंबे होते हैं। देखा यहाँ पर जीन काला रंग पैदा कर रहा है, उस जीन को काट के हटा दिया गया, जीन एडिट किया गया, नया वाला जीन लाया गया, गोरा गोरा अंग्रेज टाइप का बच्चा रंग हो गया। बुद्धिमानी का जीन डाल दिया गया, हंसने वाला जीन डाल दिया गया, आंखें नीली वाला जीन डाल दिया गया। तो जीन का एडिट किया जाता है, जीन चिकित्सा इसमें की जाती है। कहाँ? जाइगोट स्तर पर, जाइगोट स्तर पर की जाती है। फिर जाइगोट अपने आप धीरे धीरे बढ़ता है और बच्चा जब जन्म लेता है तो जैसा माता पिता चाह रहे थे वैसी संतान हो जाती है। इसे कहते हैं डिजाइनर बेबी। डिजाइनर बेबी का निर्माण आपने देख लिया, तो डिजाइनर बेबी देख लिया। अब एक और टेक्निक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है? मान लीजिए एक आदमी बहुत बीमार है। बीमार क्या है? उसका दिल फेल हो गया है। जिसका दिल फेल हो जाता है अब वो मरने वाला होता है, और उसकी किडनी भी फेल हो चुकी है। किडनी फेल हो जाती है तो वो डायलिसिस करवाता है और धीरे धीरे मरने को जाता है, उसकी धीरे धीरे मृत्यु होती है। किडनी ट्रांसप्लांट भी संभव हो जाए तो वो बच सकता है, लेकिन कैसे? कौन किडनी देगा? इसकी ये मिलेगी जेनो ट्रांसप्लांटेशन से। जेनो ये जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है? यही है गंभीर बीमारियों का इलाज जेनो ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से किया जाता है, जिसमें जीन की एडिट की जाती है। जीन को एडिट किया जाता है विशेष स्तर पर दो भिन्न भिन्न जीवों को लेकर। अब इसमें मनुष्य के रोगों का इलाज करने के लिए जेनो ट्रांसप्लांटेशन कैसे लाभदायक है, आइए चित्र के माध्यम से जानते हैं। ये आदमी बीमार हो गया है, इसका दिल फेल हो चुका है और ये फेल होने के बाद भी हंस रहा है और कह रहा है कि डॉक्टर ने बताया कि मैं ठीक हो सकता हूं। अब ये सुअर, ये है सुअर, ये सुअर। अब
इन दोनों का प्रयोग देखते हैं कैसे। ये जो सूअर है, सूअर जब अपना बच्चा पैदा करता है तो सबसे पहले मेल सूअर का इस पर फीमेल सूअरनी का ओवम मिलता है और जाइगोट बनता है। सूअर सूअरनी के मिलने से ये देखिए, मान लीजिए ये जाइगोट बन गया। अब इस सूअर के जाइगोट में जीन एडिटिंग करनी है, जीन एडिटिंग करनी है। जीन एडिटिंग में क्या होगा, सूअर और मनुष्य की 90 से 95% जीन समान होते हैं। मनुष्य और सूअर का 90 से 95% जीन समान होता है, एक समान होता है। जो 5-10% का अंतर होता है उसी के बारे में देखिए। मनुष्य का जो जीन है वो सूअर में एडिट करके डाला जाता है, और जो सूअर का जो यहाँ पे जीन है, डीएनए में जो सूअर के जीन है उसे हटा दिया जाता है। मनुष्य के डीएनए से जीन निकाल कर अच्छे जीन निकाल कर जिस उद्देश्य के लिए हमें चाहिए वो जीन निकाल कर सूअर के अंदर डाला जाता है, और सूअर के अंदर से ऐसे जीन को निकाल दिया जाता है जो सूअरपना बढ़ाते हैं, उसको हटा दिया जाता है। अब ये एडिट जाइगोट हो गया, जीन एडिटिंग करके, जीन चिकित्सा करके ये जाइगोट बन गया सूअर में। अब इस जाइगोट को सूअरनी के पेट में ही रहने दिया जाएगा। सूअरनी फिर बच्चा पैदा कर देगी, सूअर होगा ये। अब ये सूअर के बच्चे धीरे धीरे बड़े होंगे। इनकी विशेषता क्या होगी, इनके शरीर जो बनेगा वो मानव जैसा शरीर अंगक होंगे उसके शरीर के अंदर। मानव जैसा हृदय इसके अंदर होगा, मानव जैसे किडनी होगा, शकल भी हल्का फुल्का मानव जैसा हो सकता है अगर वो चीज किया गया है। लेकिन सूअर का चेहरा हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए अंगक, अंदर का पार्ट चाहिए, फेफड़ा चाहिए, लीवर चाहिए, हृदय चाहिए, किडनी चाहिए। तो वो जो सूअर बच्चे पैदा हुए हैं उनको उनके शरीर से हृदय को निकालकर मनुष्य के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। हृदय को निकालकर, किडनी को निकालकर, या फिर क्या बोलते हैं लीवर भैया को निकालकर मनुष्य के शरीर में क्या किया जाएगा, ट्रांसप्लांट किया जाएगा और मनुष्य स्वस्थ हो जाएगा जेनो ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से। ये जो सूअर बना है ये है जीएम सूअर। जीएम सूअर अर्थात जेनेटिक मॉडिफाइड सूअर बन गया, जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आज हमने देखा जेनो ट्रांसप्लांटेशन। इसका एग्जाम्पल यूएसए में इसी सूअर के हृदय को निकालकर जेनेटिक मॉडिफाई जीन एडिटिंग सूअर के हृदय को निकालकर मनुष्य के हृदय में ट्रांसप्लांट किया गया है। वहीं किडनी का भी ट्रांसप्लांट किया गया है जो कि सफल रहा है। तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन का बहुत ही लाभ मनुष्य को मिल रहा है। यह लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके पास खूब ज़्यादा धन होगा। आम एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति वही सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएंगे, और प्राइवेट और सरकारी अस्पताल वाले जितना लूट पाएँ उन्हें लूट लेंगे। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आगे बायोटेक्नोलॉजी के अन्य सब्जेक्ट पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।